सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट के उन प्रावधानों और नियमों पर चर्चा करेंगे जिनके अंतर्गत हम ग्रॉस सैलरी से एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेक्शन 1013A के अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंस में एग्जम्पशंस को क्लेम किया जा सकता है। इस एग्जम्पशन के लिए जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से की जाएगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड का क्या अमाउंट है, दूसरा अमाउंट हम लेंगे 50% ऑफ बेसिक सैलरी और तीसरा अमाउंट लेंगे एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो भी सबसे कम अमाउंट आएगा उसको सेक्शन 1013A के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 1014 के रूल 2BB के अंतर्गत सैलरी में मिलने वाले अलाउंसेस पर जो एग्जम्पशंस दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जम्पशंस दी गई है और ये एग्जम्पशन 2 बच्चों के लिए दी गई है। जो बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं उनके लिए जो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है या कोई हॉस्टल अलाउंस मिलता है उसके ऊपर 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की छूट दी गई है और ये छूट भी 2 बच्चों के लिए लागू होती है। जो कर्मचारी ब्लाइंड हैं या मूक बधिर हैं या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं उन कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 3200 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन दिया गया है। सेक्शन 16 के अंतर्गत जो डिडक्शंस अलाउड की गई हैं वो इस प्रकार से हैं। सेक्शन 16 के सेक्शन 1A के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी पर छूट दी गई है। जिन कर्मचारियों को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है उनको सब सेक्शन 2 के अंतर्गत 1/5 ऑफ सैलरी या 5,000 रुपए इन दोनों में से जो भी कम हो इतने अमाउंट की छूट दी गई है। अगर किसी कर्मचारी को प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है तो उसके लिए सब सेक्शन 3 के अंतर्गत जितना भी एक्चुअल अमाउंट पे किया गया है उस पूरे अमाउंट की ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन दी गई है। सेक्शन 24B हाउसिंग लोन या हाउसिंग इम्प्रूवमेंट लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसकी डिडक्शन के संबंध में है। इस सेक्शन में जो छूट दी गई है वो इस प्रकार से है। अगर हाउसिंग प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और इसके कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए जो लोन है वो 1/4/1999 के बाद लिया गया है तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उस पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए की छूट दी गई है। इसी प्रकार की प्रॉपर्टी के अगर रिपेयर के लिए कोई लोन लिया गया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उस इंटरेस्ट में 30,000 रुपए सालाना की छूट प्रदान की गई है। अगर किराए पर देने के लिए किसी हाउसिंग प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया गया है या उसको परचेज किया गया है और उसके लिए कोई हाउसिंग लोन लिया गया है तो उस हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उस इंटरेस्ट की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल छूट प्रदान की गई है। आइए अब देखते हैं सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 के अंतर्गत मिलने वाली छूट के बारे में। सेक्शन 80C में जिन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है वो इस प्रकार से हैं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या प्रोविडेंट फंड, GIS कंट्रीब्यूशन या सर्टेन टाइप के इक्विटी शेयर्स, ट्यूशन फीस पर होने वाला एक्सपेंडिचर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल और ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स को 80C में इंक्लूड किया गया है। 80C के अंतर्गत आने वाले सभी आइटम्स की लिस्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। सेक्शन 80CCC के अंतर्गत LIC या दूसरे इंश्योरर के पेंशन स्कीम के जो एन्युटी प्लान हैं उनको इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS में कवर होने वाले एम्प्लॉइज अपनी सैलरी से जो कंट्रीब्यूशन देते हैं जो 10% का कंट्रीब्यूशन है उसकी छूट को 80CCD1 के अंतर्गत कवर किया गया है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन 80C, 80CCC और सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत मिलने वाली जो छूट है इसकी कंबाइंड लिमिट 1,50,000 रुपए है।
सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत नेशनल पेंशन स्कीम में जमा की गई किसी धनराशि के ऊपर अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। यह छूट एनपीएस के अंदर कवर होने वाले एम्प्लॉय और ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर होने वाले एम्प्लॉय दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। दोनों ही इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD2 के अंतर्गत एनपीएस में कवर होने वाले एम्प्लॉयज को जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलता है 14% के इक्वल जो है उसके ऊपर छूट प्रदान की गई है। 14% का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है और इसको ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाना जरूरी है। ग्रॉस सैलरी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ऐड करने के बाद 80CCD2 में उसकी छूट को क्लेम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उसको पूरे 14% का डिडक्शन दिया गया है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर स्टेट गवर्नमेंट है या पीएसयू है या और कोई सिमिलर इंस्टीट्यूशन है, तो उन एम्प्लॉयज के लिए 80CCD2 में केवल 10% का डिडक्शन ही अलाउ किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 14% का जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसमें से 10% का डिडक्शन अलाउ किया गया है और 4% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल रहेगा। सेक्शन 80D मेडिकल एक्सपेंडिचर के ऊपर मिलने वाले डिडक्शंस के संबंध में है। इस सेक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जो प्रीमियम दिया जा रहा है या गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के सब्सक्रिप्शन को जमा किया जा रहा है उसके ऊपर छूट प्रदान की गई है। इसमें सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में 25,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट की छूट दी गई है। लेकिन अगर इनमें कोई पर्सन 60 ईयर्स से अबव होता है तो ये लिमिट 50,000 रुपए है। इसी के साथ साथ 5,000 रुपए की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी छूट दी गई है, जो कि 25,000 या 50,000 की इस लिमिट के अंतर्गत ही इंक्लूड की गई है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी 25,000 रुपए की एडिशनल छूट दी गई है और अगर कोई भी पेरेंट, माता या पिता 60 ईयर्स की एज के ऊपर है तो ये छूट 50,000 रुपए की है। पेरेंट्स के लिए भी 5,000 रुपए की इन एडिशन छूट दी गई है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, और ये जो 5,000 रुपए की छूट है ये 25,000 या 50,000 की लिमिट के अंदर ही इंक्लूड की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 80D में मैक्सिमम 1 लाख रुपए के डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80DD के अंतर्गत डिसेबल्ड डिपेंडेंट के मेंटेनेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट पर होने वाले एक्सपेंडिचर में डिडक्शन को अलाउ किया गया है। इसके अंतर्गत अगर डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा और 80% से कम है तो उसके लिए 75,000 रुपए के फ्लैट डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है तो इसके लिए 1,25,000 रुपए के डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्लेम एक्सपेंडिचर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। सेक्शन 80DDB के अंतर्गत सेल्फ या डिपेंडेंट के लिए कुछ खास स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उस एक्सपेंडिचर में 40,000 रुपए के डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। और अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 1 लाख रुपए के डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80E के अंतर्गत सेल्फ या किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई लोन लिया गया है और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है उस इंटरेस्ट के टोटल अमाउंट को डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80EE के अंतर्गत हाउसिंग लोन पर पे किए जा रहे इंटरेस्ट के लिए एडिशनल छूट को अलाउ किया गया है। लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो लोन है ये 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन किया गया हो। इस सेक्शन के अंतर्गत हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर 50,000 रुपए की एडिशनल छूट को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80EE के अंतर्गत भी हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उस पर एडिशनल डिडक्शन को अलाउ किया गया है। लेकिन इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए जो लोन सैंक्शन किया गया हो वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में सैंक्शन किया जाना जरूरी है। इस क्लेम के लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं उनकी पूरी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसके ऊपर 1,50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं।
सेक्शन 80 EEB में इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज के लिए जो लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट पर छूट को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए और इसकी जो डिडक्शन की लिमिट है वो 1,50,000 रुपए है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज के लिए अगर लोन लिया गया है और उस लोन पर जो इंटरेस्ट किया जा रहा है उस इंटरेस्ट में आप 1,50,000 रुपए की छूट को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80G के अंतर्गत गवर्नमेंट फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दिए गए डोनेशन के ऊपर डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड रिलीफ फंड्स में दिए गए डोनेशन को 100% की लिमिट पर क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिए गए डोनेशन पर 50% के रेट से डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि डोनेशन को कैश में देने की जो लिमिट है वो केवल 2,000 रुपए की है। सेक्शन 80G के अंतर्गत डोनेशन के 100% डिडक्शन को क्लेम करने के लिए जो गवर्नमेंट फंड्स लिस्टेड किए गए हैं उनको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। सेक्शन 80GG के अंतर्गत वो पर्सन्स हाउस रेंट के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जिनको सैलरी में HRA नहीं मिलता है या जो पेंशनर्स हैं। इस सेक्शन में जो डिडक्शन है उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाएगी। इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि रेंट पेड में से टोटल इनकम के 10% को माइनस करके एक अमाउंट लिया जाए। दूसरी कंडीशन है 5,000 रुपए पर मंथ के एक अमाउंट की और तीसरी कंडीशन है 25% ऑफ टोटल इनकम की। इन तीनों कंडीशंस में जिसके अंदर भी सबसे कम अमाउंट आता है या तो वो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम है या फिर वो 5,000 पर मंथ है या 25% ऑफ टोटल इनकम है। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा उसकी छूट सेक्शन 80GG के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस सेक्शन के अंतर्गत छूट को क्लेम करने के लिए फॉर्म 10BA को भरा जाना मैंडेटरी है। सेक्शन 80GGA के अंतर्गत साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई डोनेशन दिया गया है तो उसकी छूट को क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर डोनेशन कैश में 2,000 रुपए से ज्यादा का है या फिर इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट को इंक्लूड किया गया है तो इस डिडक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 80GGC के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो डोनेशन दिया गया है उसके डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन TTA के अंतर्गत नॉन सीनियर सिटीजन के सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए छूट की जो सीमा है वो 10,000 रुपए की है। यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन के केस में सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 10,000 रुपए की छूट को ही क्लेम किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। सेक्शन 80TTB के अंतर्गत सीनियर सिटीजन को जो डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उसमें 50,000 रुपए के डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80U के अंतर्गत जो पर्सन 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले हैं वो 75,000 रुपए की और जिनकी डिसेबिलिटी 80% या इससे ज्यादा है वो 1,25,000 रुपए के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 87A के अंतर्गत टैक्स रिबेट प्रदान की गई है जिन कर्मचारियों की टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है उनको 100% इनकम टैक्स या मैक्सिमम 12,500 इन दोनों में जो भी अमाउंट कम होगा उसकी छूट प्रदान की गई है। सेक्शन 89 के अंतर्गत टैक्स रिलीफ को प्रदान किया गया है अगर किसी कर्मचारी को पिछले कुछ वर्षों की सैलरी या उसका कोई भाग एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है तो उस एरियर को संबंधित वर्षों में बाइफर्केट करके सेक्शन 89 के अंदर टैक्स रिलीफ को क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले फॉर्म 10E को सबमिट किया जाना जरूरी है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले फॉर्म 10E को ऑनलाइन सबमिट नहीं किया तो सेक्शन 89 में टैक्स रिलीफ को अलाउ नहीं किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।